थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हम कवर करेंगे अपना एनआरसी कवर करेंगे। एनआरसी के बाद हम कहाँ जाएंगे, फिर हम एनपीआर और एनआरसी को एक साथ पढ़ेंगे आज। क्योंकि एनपीआर भी कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाता है माइंड में कि एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है। तो एनआरसी को पढ़ेंगे, एनपीआर के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। एनआरसी को हम पढ़ेंगे, एनपीआर क्या है एनपीआर के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। और आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम जाएंगे अपना कि जेसीपीओ जो डील है वो दोबारा आज पूरा आर्टिकल एडिटोरियल आया है। मैंने बोला ना 4-5 दिन चीज़ चल देगी न्यूज़ में, उसमें कुछ और भी चीज़ें आई हैं। जैसे आईएनएस टैक्स आया, ये बार्टरी मैकेनिज्म क्या था। फिर उसमें आपको ई थ्री डील मैंने पहले भी बताया है। यूपी 5 कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट है ईरान और यूएस की डील में, कौन कौन से एग्रीमेंट है। फिर कुछ ईरान की स्टेट देखेंगे क्योंकि ईरान इतना न्यूज़ में है अभी। इसके मतलब कि अमेरिका ने मतलब इसके वो मतलब कमांडर वमांडर ये वो सब, तो इनकी कुछ स्टेट देखेंगे, तेहरान है, ओमान है, आपकी कौन कौन सी है उसके अंदर। उसके बाद हम क्लोजियम पढ़ेंगे, सिस्टम कैसा है, अपॉइंटमेंट ऑफ जज को कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड भी एडिटोरियल आया तो उससे रिलेटेड हम ये पढ़ेंगे। कैसे अपॉइंटेड होते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट सीजेआई अपॉइंट होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, फिर कैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होता है, तो क्या है मतलब। फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अभी चाइना ने हमारे ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भेजा है, मतलब वो हम पूरी जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है और इंडिया में क्या उसके रूल्स है, कैसे हम उसको ट्रैकल करते हैं। जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द एक्ट है उसमें, और कौन सा एक्ट है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फार्म लोन वेवर। अभी तमिलनाडु में इलेक्शंस है तो वहाँ पे क्या किया गया है कि मतलब कि लोन वेव करने के लिए बात की गई है, तो उसकी क्या इम्पेक्ट है, क्या ज़रूरी है, मतलब कि रेशनल लोन करने में क्या है, क्या इशू है, क्यों नहीं करना चाहिए, और अदर मेजर क्या है कि फार्म लोन ना देके हम उनको और क्या चीज़ दे सकते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक है जो मेंस और प्री से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आ जाते हैं अपने हिंदू न्यूज़पेपर पर। पहली बात की मतलब कि कल मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी ने कल वैक्सीन लगवाई है अपनी एम्स के अंदर, और क्या पता लगा कि 25 लाख जो साइन अप हो गए हैं आपकी कोविड जैप की, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप खुली हुई है। अगर आप जा सकते हैं वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वहाँ पे कोविन पोर्टल नाम की, तो कोविन पोर्टल क्या कर रहा है, वो ट्रैकल कर रहा है कहाँ कितनी वैक्सीन दी जा रही है, कहाँ कितनी वैक्सीन देनी है। ठीक है ना। अगर आपको भी वैक्सीन लेनी होगी तो उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्टिकुलर डेट आपको दे दी जाएगी और उस टाइम पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई, तुरंत 25 लाख साइन अप हो गए कोविड जैप लेने के लिए इस वाले पोर्टल पर, कोविन पोर्टल पर। या फिर आप डायरेक्ट वेब का यूज़ करके covid.government.in कर सकते हैं, तो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट कर रहा है कि कहाँ कितनी मतलब कि वैक्सीन लग रही है, क्या नहीं लग रही है। तो कोवैक्सीन लगवाई है, एम्स में लगी है मोदी जी। तो कोवैक्सीन किसने डेवलप की है वो आप मुझे कमेंट में बताना किसने की है, किसी को याद हो तो ऐसे ही बता दो। बायोटेक हैदराबाद। बायोटेक हैदराबाद, तो को इसमें लिखता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब बायोटेक हैदराबाद। इन्होंने क्यों लगवाई, एक तो स्वदेशी वैक्सीन है बायोटेक हैदराबाद, और जो आपकी दूसरी वैक्सीन है, दूसरी कौन सी है आपकी, ऑक्सफोर्ड। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट। हाँ, कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के बना तो सीरम इंस्टीट्यूट रहा है, पर उसमें किसकी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। तो इन्होंने क्या लगवाई, एकदम स्वदेशी वैक्सीन लगवाई, मतलब वैक्सीन लगवाई है जो इंडिया ने ही डेवलप किया, आपका भारत बायोटेक ने, ये वाली वैक्सीन। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें और भी देशों को हमने सप्लाई की है, ब्राज़ील को की है, फिर अफ्रीका के कई देश ने मांगी है, तो बहुत सारे देशों को हमने सप्लाई की है। तो ये पहले पेपर की न्यूज़ थी, इस पर और कोई रिलेटेड नहीं था। चाइना ने साइबर अटैक किया है कि फोल्ड नाम का पावर मिनिस्ट्री के ऊपर, पावर मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है। तो हम साइबर अटैक के बारे में पढ़ेंगे, साइबर अटैक होते क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, आईआईटी दिल्ली ने रीच किया है कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है रिसाइकिल करने के लिए, ई वेस्ट के लिए। ई वेस्ट आपको पता है क्या होता है, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, उसको मतलब उसको रिसाइकिल करने के। क्योंकि अभी क्या है, ई वेस्ट एक बहुत बड़ी मात्रा में, और नई नई पॉलिसी डब्ल्यू ने भी अपनाई है, मतलब कि, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाई है। मतलब क्या बोला, आपको क्या मिलेगा, अब आने वाले दिनों में आपको चार्जर नहीं मिले करेगा फ़ोन के साथ, उसके पैसे कम हो जाएंगे। ऐसी नई नई स्कीम्स हैं। और फिर वो एक्सचेंज वाली स्कीम है कि आप फ़ोन लेके जाओगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे में फ़ोन दिया जाएगा, 1000 रुपये महंगा, फिर आप उसे मतलब कि जब आपको यूज़ नहीं रहेगा आपको वापस दे के आप फ़ोन के पैसे 1000 रुपये वापस ले सकते हैं, विद इंटरेस्ट मिलेगा। वो स्कीम 2020 में या 19 में यूपीएससी ने ही पूछी थी, उसको पूछा था क्या वो स्कीम है, किस चीज़ के लिए थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर वो ई वेस्ट के लिए थी, एक्सचेंज वाली जो थी।
तो ये आई है, तो आप थोड़ा लिखने के लिए मेंस के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी, जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट को रिसर्च बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यूज़ ई वेस्ट एज अर्बन माइन, ठीक है ना, उसको यूजेस करके हम रोक सकते हैं स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान में और आत्मनिर्भर भारत बनाने में फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से, ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी तो। ऐसे आप लिख सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर दिया, उसमें कोई फैक्चुअल चीज़ें नहीं आई। और बिहार वालों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, ऐसा वहाँ के सीएम ने बोल दिया, क्योंकि अभी कॉस्ट वैक्सीन की कितनी है, 250 रुपीज़। इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जाके लोगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है, 250 रुपीज़ फॉर 1 डोज। आप ज़्यादा लें तो आप अपने देखना फिर। जो पहले जो आती है ये तो हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, हम आर्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे ये वाला आर्टिकल पूरा, क्योंकि कभी इलेक्शन के ऊपर है सारा ये। एनआरसी क्या इशू रहेगा कि आसाम में इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी एजेंडा उठा रही है सीए का, एनआरसी का, तो ये सारा इलेक्शन के ऊपर है। और फिर बंगाल में क्या आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के, बोस की, ये वो सब, तो ये सब इलेक्शन के ऊपर, यहाँ पे इलेक्शन है। ये आता है कि मतलब वर्चुअल लो टू डिलीकेट द टास्क ऑफ रिवाइव द ईरानियन डील। ईरान से कौन सी डील थी आपकी, थी जो बाइडन आया है, ट्रम्प ने, मैंने कितनी बार पढ़ा है देखो, रिपीटेशन न्यूज़ होने लगा है। आप 1 डेढ़ महीने से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो रिपीटेशन होने लगा है, तो आप पढ़ते ही यहाँ से मार्क कर सकते हैं किस चीज़ की बात करेगा। इसमें JCPO की बात करेगा, IAEA की बात करेगा इसमें, ठीक है ना, E3 की बात करेगा इसमें, E3 जो है ये रहा आपके E3 जो यूरोपियन कंट्री है, E3 EU की बात करेगा, इंट्रिक्स पाइपलाइन की बात करेगा, तो इन सब चीज़ों की बात करेगा सारा। मैं इसका जस्ट बताता हूँ क्या है इस आर्टिकल का, कि पहले ट्रम्प क्या था, 2015 में JCPO साइन हुआ था। JCPO एक न्यूक्लियर डील थी कि यूरेनियम सप्लाई देनी थी, किसको देनी थी, ईरान को देनी थी। ईरान को यूरेनियम सप्लाई देनी थी कि वो अच्छे कामों में यूज़ कर सके, पावर जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, ठीक है ना। तो P5 नेशन प्लस यूरोप का नेशन है जर्मनी, इन सब के बीच में हुई थी 2015 में। ये किसकी पहल थी, ओबामा जी की पहल थी। और आते आते 2019 में ट्रम्प ने इस पर रोक लगा दिया, हम कुछ सप्लाई नहीं देंगे, और सैंक्शन और लगा लिए। इसको गुस्से में आके ईरान ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना यूरेनियम को एनरिच करना स्टार्ट कर दिया। एनरिच मतलब क्या होता है कि अगर यूरेनियम को आप एनरिच करोगे ना तो न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा। 1%, 2%, 3% तक परमिशन हैक कर सकते हो, क्योंकि यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर आप उसे 80% इनरिच कर दोगे, मतलब कि पानी वानी मिला के इनरिच कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा। तो ईरान ने क्या किया, सैंक्शन लगाया, ठीक है अब हम अपनी मर्जी से करेंगे, नॉर्थ कोरिया वाली अब स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे हम, जैसे वो अपने आप करते हैं तो नॉर्थ कोरिया वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। उन्होंने स्टार्ट कर दिया इनरिच करना, और उन्होंने एक डील और कर ली, किसके साथ एक डील कर ली उन्होंने एक डील और कर ली कि यूरोपियन कंट्री साथ, E3 कंट्री के साथ, कि सैंक्शन लगा दिया तुमने हम पे। तो सैंक्शन का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड में जो चीज़ होती है ना वो डॉलर पे काम करती है। एक्सचेंज रेट जो चलता है, डॉलर एक्सेप्टेबल मनी है ना, हार्ड करेंसी में आती है, एक्सेप्टेबल मनी है वर्ल्ड में, तो आप डॉलर पर डील नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, अब ट्रेड करना था उन्हें, तो यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करना था, उन्होंने E3 बना लिया। E3 वो किस में करेंगे, बार्टरी सिस्टम में करेंगे, तुम सामान दो या फिर लोकल करेंसी में, अब ईरानियन रुपीस दे दो, हम उसमें डील करेंगे। तो E3 उससे रिलेटेड था। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ी न्यूज़ बता देता हूँ। पहले जेकब की बात करेंगे, क्या उस डील में हुआ था, बाइडन जी आए वो क्या स्टेप लेंगे, जो ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन में सिंस 2018 से ब्लॉक कर दिया था 19 में। अब इसमें कौन कौन से मेंबर है, 2015 में मतलब P5 परमानेंट 5 जो UN के हैं, चाइना, फ्रांस, आपका ये सारे परमानेंट 5 प्लस जर्मनी, ये सारे इसमें नेशन है P5। और US बराक ओबामा ने स्टार्ट किया था, तो ये सब चीज़ों की इसमें बात की गई है। और IAEA के अंदर में ये काम होना था, कि IAEA क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूँ IAEA के बारे में, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता भी होगा। आज नहीं करूँगा, फिर फ्यूचर में कवर करूँगा। तो ये क्या करते हैं कि इनरिच करने की परमिशन होती है 3.67 से 4.5 तक, पर वो अब 80% करने लगा था। क्यों करने लगा था, एक तो चिढ़ गया था, उनके इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड मार दिए गए थे, वो सुलेमान की हत्या कर दी गई थी तेहरान में, ये वो सब तो चिढ़ गया था। तो उसने क्या किया था, उसने एनरिच करना कि हम वेपन बनाएंगे, अब हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि आप क्या कर रहे थे, उसे भी एक नॉर्थ कोरिया आप दूसरा बनाने जा रहे थे, उसे रोकने के लिए एक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया। ये सारी इन्होंने बात की है पूरे आर्टिकल में, ठीक है ना। ट्रेड भी बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा, तो सब चीज़ की बात की है इन्होंने इस पूरे आर्टिकल में, कि यूएस ने एक अच्छा कदम है और ऐसा करना चाहिए, ऐसी ट्रीटी को अपनाना चाहिए। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में रन आउट कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि साथ में मिल के काम करना चाहिए। ये सारी बात ये आर्टिकल करेगा। मैंने प्री के लिए क्या पॉइंट, मेंस के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लिखने का आएगा, पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। मेंस के लिए क्या है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, JCPO क्या है।
JCPO क्या है, उसके बाद आपका E3EU क्या है, उसके बाद IAEA मैंने कई बार पढ़ा है, IAEA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, कई बार मैंने पढ़ा है। तो आज मैं आपको दो तीन चीज़ इससे रिलेटेड बता देता हूँ। JCPO, ये आ गया आपका JCPO। JCPO क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। मैंने आपको जैसे बताया, ये ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए हुआ था, 2015 में साइन हुआ था। परमानेंट P5 नेशन है, यूके, यूएस, आपका यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये तो हो गया आपका P5 जो परमानेंट यूएन की बॉडी ना, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है 5। और प्लस जर्मनी, एक यू का नेशन था जर्मनी, इन्होंने बीच में साइन हुआ था, तेहरान में हुआ था। इसमें क्या करना था, आपको यूरेनियम की सप्लाई देनी थी और हैवी वाटर की। तो की कंपोनेंट, मतलब जो की कंपोनेंट है आपके न्यूक्लियर वेपन बनाने के, पर किस चीज़ के लिए देनी थी आपको, किस चीज़ के लिए, कि अच्छे काम के लिए यूज़ करें। और ये P5+1 जो नेशन है, P5 और प्लस जर्मनी जो नेशन है, मॉनिटरिंग करेंगे इम्प्लीमेंट करने पे उस एग्रीमेंट को, चेक भी करेंगे। और IAEA जो है वो भी चेक करेगा कि गलत काम के लिए यूज़ नहीं कर रहा है ईरान, अच्छे काम के लिए कर रहा है। वाई डिड ईरान एग्री टू डील, क्यों एग्री था भाई, ये सब नेशन उसे प्रोवाइड कराए थे, बिलियन कॉस्ट जो थी उसकी, मतलब कि लोग ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब क्या थी, वो डील कर रहा था। एक तो उसे कम पैसा लगता, और फिर इनको मतलब कि तेल वेल चाहिए था, ये सब चीज़ें डील साइन कर ली थी। यूएस क्यों पुल आउट हो गया, वही आपको पता है, बहुत सारे ट्रम्प जी का ऐसी सोच थी कि मतलब वो एक बायस सोच रखते थे, ईरान विल एक्सेप्ट बिलियन डॉलर बट डज नॉट एड्रेसिंग ईरान सपोर्ट। यूएस कंसीडर टेरिटरी लाइक हमजा, मतलब जो उनके टेररिस्ट थे हमस और हिजबुल्ला जो करके उनके मतलब टेररिस्ट हैं ईरान में, उनको कंसीडर मतलब कि टेररिस्ट बोला था, और उन पे ईरान सपोर्ट करता था, इन सब को, हमस को और इन दोनों को सपोर्ट करता था। तो क्या किया, सैंक्शन लगा दिए थे, फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। तो ये डील वहाँ से ब्रेक हो गई थी, ठीक है ना, ये डील वहाँ से ब्रेक हो गई थी, सैंक्शन लगा दिए थे। हमस और हिजबुल्ला जो करके मैंने आपको बताया ना, ये कहाँ क्या, ईरान सपोर्ट करता है, हमस और हिजबुल्ला, ये याद रखना। यूएस ने इन्हें टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है, ये भी याद रखना कहाँ क्या है। फिर आती है आपकी इंस्टेक बार्टरी मैकेनिज्म। देखो बार्टरी मैकेनिज्म आ गया, INSTEX। इसका मतलब क्या था कि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड, ये कहाँ की है, नॉर्वे और स्वीडन, ये कहाँ की कंट्री, ये सारी यूरोपियन कंट्रियाँ, 6 कंट्री थी इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सपोर्टेड ट्रेड, ट्रेड को कंटिन्यू रखना था। वॉज इस्टेब्लिश बाय फ्रांस, कोई अलग रास्ता तो निकालते ना, कोई अलग रास्ता तो निकालते। 6 कंट्री थी इसमें, और इसमें जॉइंटली मतलब कि रिसेंटली ज्वाइन हुए इन ट्रेक्स में, ये 6 कंट्री रिसेंटली ज्वाइन हुई है। और इस्टेब्लिश किसने की थी, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये भी यूरोपियन कंट्री, पूरा यूरोप का नेशन थे इसमें। 2019 में हुई थी, अलाउ कर दिया था यूरोपियन एंटिटी टू मेंटेन द ट्रेड विद ईरान। 2019 में जैकॉब कैंसिल हुई, अब इन्होंने अल्टरनेटिव टूल निकाल लिया कि हम तो डील करेंगे ईरान के साथ। तो यूएस की प्रॉब्लम है, यूएस अपने आप देखेगा, वो सैंक्शन लगा रहा है, वो अपने आप देखेगा, पर हम डील करेंगे। तो इन्होंने इतने सारे नेशंस आके, 6 ही हो गए, 7 8 9 नेशन आगे बढ़े और इन्होंने डील करना स्टार्ट कर दिया कि हम क्या, कि सैंक्शन विद ईरान हो गए हैं, पर अवॉइड करना उस चीज़ को, डॉलर का यूज़ नहीं करना, हमें डॉलर यूज़ नहीं करेंगे, पर हम ये डील कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सारी चीज़ थी, आप याद रखना, न्यूज़ में आएगा ये क्या है आपका, INSTEX क्या है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना ये क्या चीज़ है, ये भी आपका ईरान से रिलेटेड है। फंक्शन क्या है कि वही क्लियर करना, मतलब कि ईरान कंटिन्यू सेलिंग ऑफ ऑयल को, कि ऑयल चाहिए भाई यूरोपियन नेशन को, और पास में ईरान पड़ता है, एक्सिस है, पूरा रोड सा भी एक्सिस है, और भाई बाय सी का भी एक्सिस है। तो इनको तो यूरोपियन कंट्री को तेल चाहिए। अब यूएस तो अपना शेल गैस से बना रहा है ऑयल, तो हम तो कंटिन्यू रखेंगे। और हम ये भी नहीं, डॉलर में भी नहीं करेंगे सेंक्शन लगाए, हम बार्टर, हम कुछ सामान उन्हें देंगे, हम उनसे कुछ लेंगे। तो यही सब सारे ट्रांजेक्शन थे, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। फिर मैं आपको थोड़ा एक शॉर्ट नोट बताता हूँ, E3 डील क्या है। मैंने बताया आपको कि फ्रांस, जर्मनी, यूके आए थे E3, फिर 6 नेशन और ज्वाइन कर गए। और 3 डील क्या, अदर 3 नेशन थे, चाइना, रशिया, यूएस, ये अलग से थे। फिर यूएस P5 बता ही दिया मैंने, 1 क्या है, परमानेंट 5, और प्लस जर्मनी था इसमें। फिर आपका ल्यूना से एग्रीमेंट भी क्या है, साइन विद द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ हुआ था, क्योंकि स्विट्जरलैंड मैंने आपको बताया था लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास तो कोई एक्सेस ही नहीं है। तो उसको तो चीज़ चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मतलब कि क्रूड ऑयल चाहिए, तो उसे ईरान से सप्लाई था। तो उसने बोला कि भाई मुझे भी चाहिए, मैं भी इससे अलग डील करता हूँ। उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था इसके साथ, ल्यूसाने एग्रीमेंट। आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड के आसपास कौन सी कंट्री है, मैंने कई बार बता दी शायद। इधर कौन सी है, एक है, इधर है एक तो, जर्मनी। हाँ जर्मनी है, इधर है, और नीचे नीचे इटली है,
तो आप बताना, देखना, आप मैप में जाके देखना स्विट्जरलैंड के आसपास कौन सी कंट्री टच है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, ये है लैंडलॉक कंट्री है। तो आप देखना इधर कौन सी आएगी, इधर भी एक छोटी सी आएगी पतली सी। तो ये सारी कंट्री है जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। मैं इतना भी और हिंट दे रहा हूँ आपको। ऑस्ट्रिया। हाँ, तो कुछ कंट्रियाँ आपकी ईरान के अंदर कौन कौन सी आपकी स्टेट है, आपकी सिटी कौन कौन सी है, ये आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि ईरान एक बहुत बर्निंग इशू पे रहा है 2020 में। और यूपीएससी का फेवरेट चीज़ क्या है, वो करंट अफेयर नहीं पूछ रही है, वो रिसेंट अफेयर पूछ रही है। रिसेंट अफेयर क्या होते हैं, जो 2-3 साल से कंटिन्यू न्यूज़ में आ रहे हैं, वो होते हैं रिसेंट अफेयर। आप करंट अफेयर लेना छोड़ दिया है उसने। तेहरान, ठीक है ना। फिर मैंने आपको यहाँ भी एक बताई थी, मैंने रामसर बताई थी मैंने कल यहाँ आपको, रामसर बताई थी। फिर ये कुछ नाम याद रखो, लश्कर अबादतकार का है, आपके इस्फहान करके है ये। तो ये कुछ कंट्री आप याद रखो। और भी मैंने मार्क की हुई हैं जो करंट में आई हैं, वो हम कभी अब मैप की सीरीज पढ़ेंगे जब लास्ट में 1 महीना बचेगा, तो सारी जितनी करंट में आई हैं सिटी सब मैंने मार्क करके रखा है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तेहरान, आपकी करज होगी, आपके लश्कर अब्बद होगी, तो अरक हो गई। तो इन सब चीज़ों का नाम याद रखो थोड़ा सा, बस आपको लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना है इसमें। आईए इंस्पेक्ट करता है कि फ्यूल बना रहे हो या फिर कुछ और चीज़ कर रहे हो, आईए के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला जो आर्टिकल था हमारा, मतलब कि एडिटोरियल था, इसी से रिलेटेड था। ये पूरा जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका पॉलिटिकल चीज़ से रिलेटेड है। पॉलिटिकल की इलेक्शंस है 3-4 सिटी में, उनसे रिलेटेड। दूसरा आर्टिकल क्या आता है, ब्लैक लिस्ट वाला। FATA इसमें मेन है कि इसमें क्या है कि ग्रे लिस्ट में दोबारा रख दिया पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो पाकिस्तान अवॉइड द ब्लैक लिस्ट, वो सोचता है ब्लैक लिस्ट तो कम से कम बच ही जाए, चलो ग्रे में आ गए कोई बात नहीं। ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट मैं आपको FATA कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज रिपीट नहीं करूंगा, 1-2 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे। वैसे FATA बना कब था? 1989। हाँ, 1989 में FATA बना था। उसके बाद देखो पता है, और उसके अंदर पहले क्या ऐड था? टेरिड तो मतलब G7 कंट्री का था ना, हाँ, फाउंडेशन। G7 कंट्री ने पहले तो स्टार्ट किया था। पहले मनी लॉन्ड्रिंग था 2001 में, टेरर फाइनेंसिंग हाँ, एंड टेरिफ फाइनेंसिंग कर दिया था, तो 3-4 बार हम पढ़ चुके हैं, तो याद भी हो गया FATA क्या है। और इसमें अभी कितनी कंट्री ब्लैक लिस्टेड है? तो दो। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। नॉर्थ कोरिया और ईरान इसमें ब्लैक लिस्टेड है, और इसमें देखते हैं और कितनी कंट्री होंगी। फिर दूसरा इशू जो आता है लोन वेव करने का, मतलब ख़त्म करने का, क्या बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं भाई, इलेक्शंस है, पॉलिटिकल यूज़ करने लगे हैं चीज़ों का, ना कि सच में डिस्ट्रेस हो लोन तो माफ़ किया जाए, पर हम पॉलिटिकल यूज़, क्या बोला है कि हम पॉलिटिकल लोन माफ़ कर देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, जैसे DMK ने बोला है, द्रविड़ा मुन्नर करके इन्होंने बोला है। ये क्या बोल रहे हैं कि लोन वेव करने की बात कर रहे हैं, और अब स्टेट का जो फिजिकल कैपेसिटी है वो वैसे ही खतरे पड़ा है, ड्रॉट में है। तो हम इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे कि ये स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। हम क्या देखो फिगर्स आई हैं सारी इसमें, हम क्या पढ़ेंगे, लोन वीविंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसके इंपॉर्टेंट है, क्यों, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर हम लोन वेव नहीं करते तो उसके अल्टरनेटिव क्या स्टेप हम ले सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेंस का तो है, प्री का भी है, और उसके बाद एसए के लिए क्वेश्चन बनता है, ये एसए के लिए क्वेश्चन बनता है। हम आते हैं कि व्हाट इज फार्म लोन वेव्स। ये क्या होता है, कोई आपका मॉनसून पुअर हो जाए, ड्रॉट आ जाए, मॉनसून पुअर हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई किसान है, कुछ भी हो सकता है, खुले में ज़मीन है उनकी, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वो पैसे नहीं दे पाते हैं जो उन्होंने चीज़ें खरीदी हैं। जैसे उन्होंने क्या लिया, किसान कृषि कार्ड से लोन ले रखा है, फिर कोई किसी से भी लोन ले रखा है, बैंकिंग सिस्टम से, किसी सिस्टम से, तो दे नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं भाई, फसल अच्छी होगी पैदावार तो लोन भी भर देंगे और अपना घर का खर्चा भी चला लेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, रूरल डिस्ट्रेस को सेव करने के लिए, स्टेट और सेंट्रल क्या करती है, ऑफर करती है रिलीफ उन्हें, रिडक्शन कर देती है, कम कर देती है कि ये 1,000 रुपये लिए हैं तो ठीक है, 500 रुपये 50% लोन सबके माफ़ हो गए, ये कंप्लीट माफ़ कर देती है। तो ऐसा सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं फार्म लोन वेवर। अब क्यों किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है ना। और अब क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंडेड, पहले 100 बीघा होती थी, फिर 2 बच्चों के 50 बीघा हो गई, उसके भी 2 बच्चों के 25 बीघा हो गए, उसके भी 2 हो गए 12 बीघा। तो 12 बीघा में भाई क्या करेगा, वो कहाँ लेके जाएगा? 100 बीघे वाला तो ठीक है, वो अफोर्डेबल कर सकता है ट्रांसपोर्ट, पर वो 12 बीघे वाला कैसे अफोर्डेबल करेगा? तो फ्रेगमेंटेशन लैंड एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इंडिया में, ठीक है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आ रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही है कि सबकी ज़मीन एक साथ ले लो और कॉन्ट्रैक्ट कर लो उनसे, ये 25-25 बीघे वाले 50 आदमियों से ले लो तो बड़ा प्लॉट हो जाएगा। तो वही एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वही एक इशू है कि इसको ही रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में लिख सकते हो, पर उसके और भी इशू हैं।
अब वाटर टेबल डिप्लेट हो रहा है कि मतलब डिस्टोर्ट हो रहा है, सॉइल क्वालिटी नीचे गिर रही है, राइजिंग हो रहा है इनपुट कॉस्ट की, फर्टिलाइजर्स, अब डीजल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, लो प्रोडक्टिविटी हो गई है बार बार ओवर इरीगेशन की वजह से। फिर फर्जाइल माउंटून मतलब कि मानसून कभी भी ज़्यादा हो जाता है, कभी भी कम हो जाता है, कोई एक डेफिनेट रूट नहीं है। ये आप खुद भी एक नॉर्मल वे में सोचोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको बैंक क्रेडिट बोरो करना पड़ता है, उसके बाद बैंक क्रेडिट से बोरो करना पड़ता है। यार बीच में ना आया करो। तो उसे बैंक बैंक क्रेडिट उसे बोरो करना पड़ता है, तो बैंक क्रेडिट बोरो करना पड़ता है, तो उसी को मतलब उसे प्रॉब्लम ना हो कि ड्रॉट आ जाए, कुछ आ जाए, मानसून हो जाए, क्रॉप फेलियर हो जाए, तो उसको ही रोकने के लिए ये लोन दिए जाते हैं। और ये जितने भी इशू है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, रेशनल पॉइंट क्या है कि 85% जो फार्मर है ना, वो एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। यही बिग इशू है फार्म लॉ का, यही बिग इशू है। आप खुद बताओ, 85% हमारे यहाँ फार्मर जो है वो मार्जिनल फार्मर, जिन पे 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है। 2 हेक्टेयर कितनी होती है, 10-12 बीघे की अंदर अंदर हेक्टेयर लैंड है। तो आप खुद सोचो, वो अगर उसके पास उसने अनाज उगाया, उसने वीट को प्रोडक्शन किया, तो कितने मतलब 10-20 बोरी, क्या उसको यहाँ से लेके वो कन्याकुमारी बेचने जाएगा? वो 10-20 बोरी तो उसकी ट्रेवल कॉस्ट आ जाएगी। तो किस बात का फिर नेशनल मार्केट है? किस बात की आप बात कर रहे हो, जब हमारे यहाँ 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है? तो ये बात है, 1-2 हेक्टेयर लैंड है इनके पास। तो हमें इसलिए 1 हेक्टेयर सर 1.5 बीघा के आसपास का होता है, ये वन भाई, पॉइंट फाइव हाँ इतना होता है, 1.5 बीघे के आसपास होता है। पर ये हर स्टेट का मैंने क्या देखा है, एक डिफरेंट डिफरेंट आइडिया है। हाँ सर, कहीं कहीं 22,500 हाँ, स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है, तो इस तरीके से कहीं कहीं सर हाँ तो वो एक अलग रेवेन्यू अलग वालों ने रेट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट। जाएंगे नहीं। पर एक डेफिनेशन है, 1-2 हेक्टेयर जो लैंड है 85% है। एक मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन ये है, जिनके पास लेस देन 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है, होल्डिंग है, यस सर, जो यस। गवर्नमेंट ने दी है। तो इन दिस कॉन्टेक्ट द क्रेडिट द क्रिटिकल सोर्स टू फार्म हाउस होल्ड टू कैरिंग आउट द क्रॉप प्रोडक्शन, वो करते रहे, मीटिंग करते रहे, कहीं पे कंजप्शन की डेली लाइफ एक्शन, उस चीज़ के लिए एक ज़रूरत भी है, वो उनको करना। इन इंडिया क्रॉप ईल्ड एंड प्रोडक्शन हाईली डिपेंड ऑन मानसून पे डिपेंड है। अगर मानसून ही फेलियर हो गया तो वो बेचारे क्या करेंगे? और फार्मर इन्वेस्ट हैविली इन द क्रॉप, टेकिंग ए लोन, मतलब कि आपको पता ही है, फर्टिलाइजर, आपको पेस्टिसाइड, उसके बाद आपको पेट्रोल की कॉस्ट, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, उसके हार्वेस्टिंग कॉस्ट, दुनिया भर की, आप पैदा करने से लेके और उससे फाइनल जगह तक पहुंचाने तक सारे प्रोसीजर लिख दो, किस किस में पैसा लगाता है। फिर आप स्वामीनाथन पढ़ लेना, AFLCL, वो क्या बोला है उसमें, क्या मतलब है उनका, प्लीज़ आप जाके एक बार देख लेना। मैं कभी पढ़ा दूंगा क्या होगा, पर वो आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। डिमांड फार्मर विल गेट इट ट्रैप इन द डेप्थ में हो जाते हैं, डेप्थ हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बैंक से भी ले लेते हैं, वहाँ के लोकल लेंडर्स होते हैं, वो बड़ा इशू है। वो इतना हाईली चार्ज लगाते हैं, बैंक तो ईयरली चार्ज लगाएगा 8%, वो क्या लगाते हैं, मंथ में लगाते हैं 8%। तो फार्मर क्या होता है फिर, सुसाइड, लास्ट टाइम क्या बचता है कि ऐसी बेइज्जती से बढ़िया है तो ऊपर ही चलाना अच्छा है, तो फार्मर सुसाइड विल इंक्रीजेज, ये होता है। तो द वेविंग द फार्मर्स एड्रेसिंग दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मेरे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो एड्रेस ऐसे किया जाता है। अब इशू क्या है? इशू एक तो मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल में आया भाई, पॉलिटिकल, मतलब कि इलेक्शन होगा तो ही आप करोगे, ऐसे क्या बात है, कोई रेशनल थिंग होनी चाहिए ना। इलेक्शन है तो आप बेनिफिट ले रहे हो इलेक्शन का फार्मर का, फिर तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद क्या होता है कि रिप्यूटेशनल आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब कि क्या चीज़ होते हैं कि आपको मतलब कि लोन वेवर स्कीम विल बी डिस्प्यूटेड क्रेडिट डिसिप्लिन टू द फार्म लोन वेवर्स में एक्ट एज ए टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि ठीक है, इस वाले में कम कर देंगे, जीरो कर देंगे सबके, फिर आने वाले टाइम फिर हो जाएंगे। तो मतलब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन आपने स्कीम जो गवर्नमेंट देती है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन लाओ, इसके लिए उनके लिए ईजी हो जाए कि वो खुद ही लोन ना ले। अब कि उन्हें फ्री राइडर प्रॉब्लम है। सम फार्मर क्या करते हैं, लोन, उन्हें पता है कि फार्म लोन माफ होना है, गवर्नमेंट, मुझे पता है कि 2022 में यूपी में इलेक्शन है, अब मुझे जरूरत भी नहीं है लोन की, मैं लेके रखूंगा कि गवर्नमेंट आती माफ जरूर करेगी। तो कुछ लोगों की ऐसी हो गई है कि मतलब फालतू में ले लेते हैं, क्यों, जब माफ करने की ऐसी आदत पड़ गई है। डिक्लाइन फॉर्मल एक्सेस टू क्रेडिट, उससे क्या होता है कि डेप्थ बढ़ जाता है वेव स्कीम का, सब्सिक्वेंटली लॉस ऑफ बैंक इंडस्ट्री फॉल हो जाती है, क्योंकि उनका एनपीए प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस चीज़ों का। और एक चीज़ और है कि आप 1 या 1.5 लाख तक का लोन लोगे तो कुछ उसमें मतलब कि कुछ गिरवी नहीं रखोगे, तब फार्मर ये क्या करेंगे, बैंक वाले किस चीज़ को मतलब कि एसेट क्या लेंगे। तो ये भी एक स्कीम है। तो इस सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, इम्पैक्ट बैंक सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है। उन्होंने रिपोर्ट विद इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ने और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने 2018 में इसी पे 3 फोल्ड इंक्रीज इन एनपी इंक्रीज हो गए थे आपके 2019-10 से 11-12-13 में, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में इलेक्शन थे, सेंट्रल के इलेक्शन थे, तो कांग्रेस ने क्या कहते हैं ये गिफ्ट दिया था, तो एनपीए बढ़ चुके थे। वही प्रॉब्लम आप बता सकते हो।
फिर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, अब क्या बता रहे हैं कि आपने कल मुन्ना से चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि भाई डिपॉजिटर जो पैसा जमा करेगा बैंक में उन्हें भी तो पैसा देना है, और इधर आपने लोन दे दिया, वो जो पैसा आएगा बैंक के पास लोन से इंटरेस्ट से, फिर वो कुछ पैसा है डिपॉजिटर को देगा, कुछ अपने एक्सपेंस मतलब कि जो खर्चे हैं वो निकालेगा, कुछ वो प्रॉफिट में रखेगा। तो वो डिपॉजिटर बोलते हैं आपने लोन दे दिया, आपने मेरे मतलब पैसे का ही लोन चल रहा है, तो उनके भी एक तरह से डिपॉजिटर के लिए भी अगेंस्ट है वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बात है, आप इनके खुद सोचना कि आप एक नॉर्मल वे में सोचना इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, फिर डिक्लाइन फॉर्मल एक्सेस ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, फ्री राइड प्रॉब्लम और भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये चलता रहा, और एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन माफ़ कर दिया फिर चालू हो गया। कुछ अदर मेजर इन्होंने गिनवाए हम कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फार्म लोन नहीं देना चाहिए। आपको पढ़ना है ना, आप केरला एग्रीकल्चर मॉडल पढ़ लेना थोड़ा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं कि केरला एग्रीकल्चर, वहाँ पे लोन नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे क्या दिया जाएगा आपको, क्या दिया जाता है वहाँ, अलग अलग तरीके से दिया जाता है, वहाँ का मॉडल बहुत अच्छा है, एक बार आर्टिकल में आया था ऐसा, बस हमें याद भी ना है ना, हम ऐसा लिखते हैं वी हैव टू फॉलो द केरला एग्रीकल्चर मॉडल, ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट हो जाएगा आपके पास, उनका बहुत अच्छा मॉडल है। कैसे अदर मेजर क्या रिडक्शन कर सकते हैं कॉस्ट में, कैसे कर सकते हैं, जैसे स्कीम्स हैं आपके हेल्थ कार्ड मिशन, आपने अपनी ज़मीन की कर ली तो उसमें खाद कितना मिलाना है, उसमें फर्टिलाइजर कितना मिलाना है, तो आपको पता होगा, तो उससे क्या हो सकता है इनपुट कॉस्ट बच सकती है। और प्रधानमंत्री किसाई आपकी सिंचाई योजना है, इसके अंदर क्या है कि आप जो सिंचाई करोगे उसे एक मतलब कि मॉडर्न मेथड से करो, डिप इरीगेशन करो, कि इससे क्या होगा कम पानी लगेगा, अब पानी निकालने के लिए सोर्स तो चाहिए ना, ओवर इरीगेशन भी नहीं होगा, अब सोर्स क्या चाहिए मतलब कि मोटर से निकाल रहे हैं तो बिजली जा रही है उसमें, तो इस सब चीज़ों से एग्रीकल्चर की कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाएगी, और इस वाली योजना से क्या होगी, वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना, वो भी उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कुछ चीज़ मैंने स्कीम मेंशन की है, इनपुट कॉस्ट कम करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी क्या है कि यूथ जो है हमारा 40% वो क्या बोल रहा है, हम फार्म एग्री खेती नहीं करेंगे, हम बिल्कुल खेती नहीं करेंगे। अब भाई उसको तुम अल्टरनेटिव को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसे दे दो, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसमें क्या होता है कि जो एलाइड सेक्टर्स होते हैं, जैसे लाइवली स्टॉक्स होते हैं, मतलब कि फिशरी हो गया आपका, डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़, तो क्या एलाइड सेक्टर जो है मतलब खेती से जो जुड़े हुए सेक्टर हैं, जैसे फोडर वाला हो गया, मतलब कि गाय भैंस पाल लो या फिशरी कर दो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा कि जो फार्म मतलब फार्म पे जो स्ट्रेस है, ठीक है ना, फार्म पे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब क्या रिड्यूसिंग रिस्क, जो रिस्क है मतलब कि एग्रीकल्चर में कम कर दो, कैसे कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि आप क्या है कि कोई क्रॉप मतलब फेलियर हो गया कुछ हो गया तो आप उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराओ अच्छे दाम पे, और आप प्लीज़ ये बताना, यूपीएससी पूछ चुका है ये आंसर, कि हम जो मतलब कि जब इंश्योरेंस लेते हैं डाउन पेमेंट वाला वो क्या है, कितनी है, रबी क्रॉप के लिए कितनी है, खरीफ के लिए कितनी है, ठीक है ना, उसके बाद अब आपका कॉमर्शियल क्रॉप के लिए कितना आपको प्रीमियम भरना होगा, वो तीनों की याद रखना, कितने कितने 1.55%, तो आप याद रखना कितने कितने हैं, आप कमेंट में बताना, मैंने बता भी दिए वैसे, आप इसे ग्रुप में जाके कमेंट में, ये पूछ चुका है यूपीएससी अपने ऑप्शन में। ये चीज़ आपको क्या करना है कि रिस्क कम करने के लिए आपको ऐसी योजना चलानी होगी, और ट्रांसपेरेंटी वे कवर करना होगा, ये नहीं कि वो योजना क्या कर रही है, वो आधे किसानों को पैसा दे रही है आधे को नहीं दे रही, पर उसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। कुछ ऐसे के लिए ना 50 से 100 लाइन ऐसी होती है, कॉमन होती हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये आप कहीं भी चिपका सकते हो। तो आपको कभी बता दूंगा, मेरे पास लिखी हुई है 150 लाइन लिखी हुई है, मुझे नोट्स देखने पड़ेंगे, तो वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो ऐसे में भी चिपकाए जाते हैं और कोई भी आंसर में चिपकाए जाते हैं। एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो हर जगह चिपकाई जाती हैं आंसर लिखने के लिए। फिर उसके बाद डेवलपिंग करना है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, अभी बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, वेयर हाउसेस नहीं है, उसको इंक्रीज करोगे तो उनका जो हार्वेस्टिंग के बाद जो उनका क्या हो, हार्वेस्ट करके वो खेत में पड़ा रहता है अनाज, उसके बाद के बारिश हो गई वो तो वो वैसे बेकार हो जाता है, ठीक है ना, घर में रख के स्टोर नहीं कर सकते वो वैसे, क्योंकि सही टाइम पे बेचेंगे महंगा होगा, तो उसे क्या करना, मतलब इमरजेंसी बेचना ही पड़ता है कि स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं है। ये इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ, ये कैसे कर सकते हैं कि सड़क बनवाओ भाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन में डेवलप करो, हाइजीन दो, ड्रिंकिंग वाटर दो, ड्रेनेज, तो आप जैसे पढ़ते हो ना सैनिटेशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसी कौन सी स्कीमें सैनिटेशन की चल रही है, भाई स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है घर घर में, वो हाइजीन के लिए क्या चल रहा है, पोषण अभियान बोल सकते हो कुछ भी, जल शक्ति मिशन का अभियान चल रहा है, ड्रिंकिंग में ड्रेनेज में क्या चल रहा है, तो आप सोचा करो, स्कूलिंग में सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील चल रहा है,
हाइजीन के लिए मिड डे मील हो सकता है, हेल्थ केयर में क्या चल रही है आपकी, ICDS स्कीम है, मातृवंदना योजना है। तो आप सोचा करो, कोई जैसे आप लिखोगे 2-3 स्कीम आप लिख दोगे ना, तो आपका आंसर एक क्वालिटी आंसर हो जाएगा, पता लग जाएगा। रिफॉर्म लाने की बात की, APMC एक्ट में रिफॉर्म लेके आओ, APMC एक्ट में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों की बात की गई। एग्रीकल्चर कमीशन मतलब कि कंसिडर करो स्टेक होल्डर लुकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इनटू द एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग। FAO मैं कई बार बता चुका हूँ, ये 400-500 फार्मर का एक ग्रुप होता है। तो जैसे छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, फिर उनसे ईजी होता है कि सामान को बेचना, एक्सेस करना मार्केट में। और फिर कोई जैसे उन्हें खरीदने भी उनके गाँव में कोई आ रहा है, तो सब एक किसान एक बहुमत से बैठे हैं कि हाँ इतने रुपए में बेचेंगे। अब तो उसे खरीदना ही पड़ेगा, सब एक साथ यूनिटी में है। तो FA मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ावा दो और बनाओ। तो ये सारी कुछ मैंने आपको पॉइंट बताया आपके फार्मर से। हम आते हैं अपने एडिटोरियल पर, इसमें यही है सारा एडिटोरियल में। दूसरा जो एडिटोरियल आता है, ये आता है आपका, ये तो इलेक्शन से रिलेटेड आता है, मैंने आपको बता भी दिया, जय श्री कृष्णा कि जय श्री कृष्णा। फिर बंगाल में गए तो बोस बोस, यहाँ गए तो ये वाले बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। तो ये आइडियोलॉजी आप हिंदू तब की, वर्ल्ड ऑफ द हिंदू तब, मिसफिट, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठती। आप एक रेशनल थिंकिंग रखो, ये बता रहा है हमारे पढ़ने के लिए इतना सभी जरूरी नहीं है। आता है कि अनयूजल न्यू मीडिया कोड। ये मीडिया कोड कहाँ पे आई, हमारे में नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया लेके आया। देखो सारी न्यूज़ आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया वाली न्यूज़ भी आपको पता है उसने क्या किया कि फेसबुक, और मतलब कि पहली कंट्री है वर्ल्ड में, फर्स्ट लॉ लेके आई है गूगल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। क्या क्या है, जो ये फेसबुक और ये फ्लैश न्यूज़ दिखाते थे आपको, फ्लैश न्यूज़ दिखाते थे अपने पोर्टल पर। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप ऐसी न्यूज़ दिखाओगे ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और किसको दोगे, जो जर्नलिस्ट है, लोकल जर्नलिस्ट है, उनको टैक्स दो। तो ये क्या बोला, अनयूजल न्यू मीडिया कोड है, कि अनयूजल है, कोई यूजुअल नहीं है उसका। वो ऐसा क्यों बोला है मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों बोला है कि ये चीज़ क्या करते हैं लोग, क्या हो गए हैं अब इतना टीवी नहीं देखते हैं, और इनके ऊपर अवेयर हो गए हैं चीज़ों के ऊपर, फेसबुक यूज़ करना आदि चीज़ आपको उससे ही पता लगती है। अगर इन पर ऐसे टैक्स लगाए जाएंगे, वो दिखाना बंद कर देंगे, तो लोगों में मतलब एक क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक तरह से प्रॉब्लम होती है। अगर वो अपने सिस्टम के बारे में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई कि अनयूजुअल है, एक तरह से अल्टरनेटिव पॉलिसी अप्रोच रखनी चाहिए थी। तो ऐसी कोई पॉलिसी, हैरेसिंग पॉलिसी नहीं थी, इस पर इफेक्ट आए। ये सब बता रहा है, हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आज एडिटोरियल क्या थे कि पॉलिटिकल ऊपर बहुत सारे थे। ये थोड़ा था, ईरानियन डील तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल था, इधर भी वेस्ट बंगाल वाला। फिर ये FATF से था, फिर ये भी पॉलिटिकल था, लोन वेविंग का, फिर ये भी पॉलिटिकल है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि मास्टर एंड द रोस्टर। ये क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, 4-5 हाई सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे मीडिया के सामने, बोला था कि हमें दबाया जा रहा है, जुडिशरी डेंजर में है। उस टाइम पे गोगोई भी उनके बीच में थे, जस्टिस गोगोई, जो इससे पहले आपके CGI थे। तो अब क्या हुआ, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया कि क्या हो रहा है, कि मतलब अभी क्या हो रहा है कि हैरेसिंग करने केस चल रहा है, कि वो चेक कर रहे हैं, कि वो मीडिया के सामने है तो चेक कर रहे हैं कि ऐसा होता है क्या। तो मैं आपको 2-3 केस के नाम बताता हूँ। अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 केस है। उसमें क्या बोला गया था, CGI जो होता है ना, CGI को क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर। जो रोस्टर होता है उसका मास्टर कौन होता है, CGI होता है। ऐसे क्यों बोला गया कि जितनी भी बॉडी होती है, जैसे आपको क्या चुना है, ये बेंचेस होती हैं, ठीक है ना, आपको सुनवाई करनी है, आपको राम मंदिर की सुनवाई करनी है। अब तो कौन डिसाइड करेगा बेंच में कौन कौन रहेगा, उस बेंच में कितने जज रहेंगे, कौन से जज टीम इसे देखेगी, ये सब डिसाइड कौन करता है, CGI करता है। तो ऐसा बोला गया था कि मतलब CGI एक तरह से क्या है, मास्टर ऑफ द रोस्टर है। वही मास्टर है, वही अपने आदमी, जैसे जज होते हैं 31-32 जज होते हैं, ठीक है, वही अपने आप भेजेगा, इन 4 जज की बेंच को भेज देगा अपने आप, जो उसके जानने वाले हैं, जिनको जानता है। तो एक तरीके से ऐसे बोल रहे हैं कि मास्टर ऑफ रोवर कौन है, कि रोस्टर कौन है, वो एक CGI है। ऐसा किस केस में बोला गया था, अशोक पांडे वर्सेस, ऐसा केस भी फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या बताया, 3 जज बेंच ने बोला था, कोर्ट हेल्ड दैट मास्टर ऑफ द रोस्टर इज द CGI एक्सक्लूसिव पावर। फिर शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2018 में क्या हुआ, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया कि जो ने PL लगाई थी, मतलब कि मास्टर ऑफ द रोस्टर शुड बी इंटरप्रेटेड एज द कोलिजियम। एक कोलिजियम होता है, आपको पढ़ाऊंगा कोलिजियम 1 2 3 4 जज केसेस क्या है। तो इसमें यही बोला गया कि ये सब चीज़ों की बात की गई है, आपको पता लगे मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों बोला गया, मैंने बता दिया है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है किस बेंच को कितने केस देना है, कितने उसमें जज होंगे, कौन सी बेंच को कौन सा केस देना है। तो मे बी वो यूज़ कर सकता है उस चीज़ का। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कोलिज्म। वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे बनते ही बनते हैं।
ठीक है ना। कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोलिजियम सिस्टम अपनाया जाता है, रिकमेंडेड करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड हाई कोर्ट इन वेरियस हाई कोर्ट। ये कोलिजियम सिस्टम है क्या? द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज, ठीक है ना, डेट इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और ये नॉट एक्ट एज ए पार्लियामेंट एंड नॉट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे एक्ट नहीं करता है ये, मतलब कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बनाया गया। इवोल्यूशन क्या है, मतलब पहले कैसे बना? पहले फर्स्ट जज केस हुआ 1981 में। इसमें प्राइमेसी क्या थी? चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पे ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट होंगी और ट्रांसफर होंगे। उसे बताया गया आपको कॉग्नेंट रीजन बताया गया। रूलिंग गिव टू एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट 12 ईयर। 12 साल तक ऐसे ही चलता रहा। इसमें अलोन चीफ जस्टिस थे, तो इसमें पूरे ही मास्टर थे, वो फ्रोस्टर थे। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किए जाएंगे। कैन बी रिफ्यूज टू कॉन्जेंट रीजन, ठीक है ना। फिर सेकंड केस आया। अब इसमें क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जब इशू उठने लगे किसके ऊपर? चीफ जस्टिस के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या गया? कंसल्टेशन रियली कैन बी, आपको क्या कर दिया? कॉन्करेंसी कर दिया गया। इसमें क्या किया कि इंडिविजुअल भी नहीं होंगे, नॉट सीजीआई इंडिविजुअल भी नहीं होंगे, पर उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज भी बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सुनाएंगे, फिर वो डिसीजन लेंगे आपका ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट के लिए। फिर 3 भी नहीं, 2 भी नहीं चाहिए, 1+2 हो गया ना, ये भी नहीं चाहिए। अब 3 जज आया 1998 में। तो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट रेफरेंस द एक्सपेंड ऑफ द कोलिजियम फॉर 5 मेंबर बॉडी। प्रेसिडेंट ने मतलब कि रेफरेंस रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कि बोला कि ऑन प्रेसिडेंट रेफरेंस एक्सपेंड करते हैं, इसे और बढ़ाते हैं, 5 मेंबर की बॉडी बनाते हैं, क्योंकि जितने मेंबर ज़्यादा होंगे उतने अच्छा होगा ना। तो सीजीआई +1+4 कर दिए, +1+4 इन्होंने कर दिया इस सिस्टम को, सीनियर मोस्ट जज को इन्होंने। तो कितने सुनाते हैं? 4+1 मेंबर होते हैं इसमें, 4+1। अब जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है 1998 से, जो थर्ड जज केस आया था, सुप्रीम कोर्ट इज हेड बाय द सीजीआई एंड द कॉम्प्रोमाइज द 4 सीनियर मोस्ट जस्ट ऑफ द कोर्ट, जो होंगे कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट जस्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो। और हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वो चीफ जस्टिस होंगे जो हाई कोर्ट के होंगे, एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट उसी कोर्ट के जो होंगे। तो ये स्टेट के लिए होता है और ये सेंट्रल के लिए होता है, एक तरीके से बोल सकते हो। ये क्या करते हैं? नेम रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द हाई कोर्ट कोलिजियम रीच टू द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय द सीजीआई एंड द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। तभी पहुंचता है हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट, जो कोलिजियम में रीच करता है गवर्नमेंट तक, तब तक अप्रूवल लग जाता है सीजीआई का, और ये कंपलसरी है, ये मानना ही पड़ेगा। जज ऑफ हाईली जुडिशियल अपॉइंटमेंट ओनली दोज कोलिजियम सिस्टम द गवर्नमेंट हैड रूल ओनली आफ्टर द नेम। ये चुन के 5 आदमियों के नाम भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद स्टार्ट होगा उनका। पहले ये चुनेंगे इन 4-5 आदमियों को, आपको जज बनाना है, सीजीआई बनाना है, ये चुन के नाम भेजेंगे आपके प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट होगा किसको से चुनना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया गया था इसमें? ये पढ़ना है तो पढ़ लेना। आईबी की इंक्वायरी बैठा दी गई थी, मतलब एक बार क्या हुआ, लिमिटेड टू गेटिंग इंक्वायरी कंडक्ट द इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई लॉयर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं ना, तो उसके ऊपर कोई उनके ऊपर मंशा है, तो उसके ऊपर एक बार आईबी की इंक्वायरी हुई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने राइजेस की, तो ऑब्जेक्शन राइजेस किए थे कोलिज्म के ऊपर। तो ये आप पढ़ना मत, ये कोई हमारे इशू नहीं है, बस आपको ये रखना 4+1 चल रहा है, 4+1 चल रहा है अभी। 1+4 या 4+1 चल रहा है। एक चीफ जस्टिस होता है, 4 सीनियर मोस्ट जस्ट होते हैं, 5 मेंबरों की होती है। प्रोसीजर क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का? फॉर चीफ जस्टिस कैसे बनता है? प्रेसिडेंट ऑन द, आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सीजीआई एंड अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज फॉर सीजीआई कंसर्न आउट गोइंग सीजीआई रिकमेंडेशन विद सक्सेसर। जो अभी जो चीफ जस्टिस है, जब वो जाएंगे तो रिकमेंडेशन जो जाने वाला होगा बताएगा, आउटगोइंग जो सीजीआई रिकमेंड करेगा कि मेरे बाद कौन आना चाहिए, वही रिकमेंड करेगा मेरे बाद ये आना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या है कि सीनियरिटी बेसिस पे किया जाता है, सीनियर जो होगा उसके बाद जो सीनियर बचेगा उसके बेसिस पे किया जाता है। ऐसा चलता आ रहा है पर बहुत साल पहले से। उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे होते हैं, मतलब अपॉइंट कैसे होता है कि प्रपोजल इनिशिएटेड बाय द सीजीआई कंसल्ट करता है अपने कोलोजियम पे बैठ के, वो मेंबरों से कंसल्ट करता है, ठीक है ना। उसमें सीनियर मोस्ट जज होते हैं कोर्ट के फ्रॉम द हाई कोर्ट एट विच द रिकमेंडेशन पर्सन इज बिलोंगिंग। जैसे यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके आना है, तो वहाँ के भी होंगे और यहाँ के भी 1-2 मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस वहाँ के भी होंगे। चीफ जस्टिस बोल लो या फिर कोई अदर हाई कोर्ट के जज हो, वो भी मेंबर में होंगे जो कोलिजियम होगा 1+4 का जो होगा। रिकॉर्डेड ओपिनियन होगा, रिटन होगा, पार्ट ऑफ द फाइल होंगे। कोलिजियम सेंड टू रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर, मतलब कि लॉ मिनिस्टर उनके पास रिकमेंडेशन जाएगी, फॉरवर्ड टू प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस टू प्रेसिडेंट। तो ऐसे ऐसे करके आप
एडवाइस हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड एज पर बाय द पॉलिसी गिवन बाय द चीफ जस्टिस फ्रॉम द आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है ना। कोलोजियम टेकिंग कॉल फॉर द एलिवेशन, मतलब ये आप खुद पढ़ लेना, सीनियर मोस्ट जस्टिस बैठेंगे उसमें हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन, तो ये सारी चीज़ बनेगी। क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर उठे, इसके ऊपर नेपोटिज्म है, वही जो नेपोटिज्म आपको बाप बेटा उसे कोई जानने वाला आपको सिर्फ करेंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कुछ पता नहीं है कैसे करते हैं अंदर बैठ के। पब्लिक कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सीज हैं। जज और एडवोकेट को जानने वाला है तो उसे अपॉइंट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब किसके लिए एक एनजेसीबी बनाने की बात की गई थी, स्टक डाउन कर दिया, रोक लगा दी थी 2015 में। उसमें जज ने, मतलब जुडिशरी क्या बोला था कि गवर्नमेंट ने एनजेसी बनाना है कि हम इससे अपॉइंट किया करेंगे जजों को, और उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा करने की बात की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। कुछ इसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी, जैसे आर्टिकल 124(2) है, आप खुद पढ़ लेना। देखो ये चीज़ जाके क्या है, आर्टिकल 124(2), आर्टिकल 217 क्या है, ये खुद पढ़ लेना जाके, क्योंकि लंबी हो जाएगी उसके बाद वीडियो। फिर मैं आता हूँ आपको साइबर सिक्योरिटी। मैंने बताया ना चाइना ने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी का किया है, तो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता दूँ। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? ये प्रोटेक्शन होती है, मतलब कि साइबर स्पेस में कोई आपको अटैक करने वाला, डैमेज, मिसयूज़ करने वाला है इकोनॉमिक को किस तरीके साइबर स्पेस में। साइबर स्पेस क्या होता है? ग्लोबल डोमेन होता है विद इन द इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क होता है। कि आपने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ बोली तो एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है वो, उसके बीच में क्या होता है, साइबर स्पेस में अटैक हो जाता है साइबर। ठीक है। जैसे आपने न्यूज़, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मुंबई बैठ के देख रहे हैं या फिर आप कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, तो एक न्यूज़ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो साइबर स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो उस सब चीज़ों में क्या होता है, अटैक हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग सिस्टम में। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 71 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सीआईए डिफाइंड एज अ कंप्यूटर रिसोर्सेज डिस्ट्रक्शन एट विच सेल बी, मतलब ये सीधा पढ़ रहे, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रखी जाती हैं जो आती है 71 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। साइबर अटैक क्या होता है कि मेलिशियस और डेलिब्रेट अटैम्प्ट होता है बाय विच इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रीच द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द अनदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस होती है ना, इनको ब्रीच करने के लिए साइबर अटैक बोला जाता है, कि इनको ब्रीच करने के लिए, जैसे सीआईए है वो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रीच कर जाए। मोटिव क्या होता है किस चीज़ के, वही मोटिव आपको पता ही है, हैकिंग बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अटैक क्रिटिकल असिस्टेंट ऑफ नेटवर्किंग, पेनिट्रेट इन द बोथ कॉर्पोरेट एंड मिलिट्री डाटा उन्हें मिल जाए, हैक कर ले साइट को, मतलब कि कम्युनिकेशन, जैसे यूपीएससी की साइट हो गई थी एक बार, यूपीएससी की साइट हैक हो गई, उसको डोरीमोन आ रहा था बना हुआ, डोरीमोन, तो यूपीएससी की साइट हैक हो गई थी। कुछ चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ हैकिंग क्या होती हैं कि मालवेयर्स भेजते हैं, पिंचिंग, फिशिंग होती है। फिशिंग मैंने आपको बताया ही है। फिशिंग क्या होती है कि मैं आपको ईमेल आएगा और वेबसाइट पे चीज़ आएंगी, वो एक रेपुटेटेड चीज़ होगी। पेटीएम आपको मेल करेगा, पेटीएम के नाम से आपको मेल आते हैं, तो एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से आपको मेल आएगा, पर वो फिशिंग होगा। उसमें क्या बोलेंगे, आपका आधार कार्ड लिंक करना है तो ये लॉगिन कर दो और आप ये डाल दो उसके अंदर, पेटीएम से रिगार्डिंग ये आपको मेल है। आप सोचोगे पेटीएम ने किया कि मेरे क्या आधार कार्ड ही तो मांग रहा है, ये सब चीज़ आप डाल देते हो तो आपको पता लग जाता है पासवर्ड वासवर्ड का, सब चीज़ का। आपके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं, डीओएस होते हैं, अटैक ऑन द अटैक मीन बाय शट डाउन हो जाता है मशीन्स ऑफ द नेटवर्क, सब बंद हो जाता है एकदम से। ट्रैफिक सिग्नल को जैक हैक कर लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को, विद ट्रैफिक को इधर से बंद कर दिया इधर से ऑन कर दिया। मैन इन द मिडिल अटैक होते हैं, ऑल्सो नोन एज, मतलब कि बोला जाता है जो भी टू पार्टी ट्रांजेक्शन। बस इनके नाम याद रखना आप क्या है, मैंने लिख दिया, कॉपी पेस्ट करना मैंने कर दिया है जहाँ से करना था। ठीक है ना। जब लेटेस्ट केस क्या कि वो आपकी वाना कराया 2017 में आया था, कोलकाता दिल्ली भुवनेश्वर में। फिर मिराई आपकी बोनेट आया था, बोनेट 2016 में आया था आपका ये। अब इससे रिगार्डिंग रूल क्या है इंडिया में, एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मैंने आपको बताया कि ये वाला एक रूल है, इसमें टेम्परिंग करने से, हैकिंग करने से, साइबर टेररिज्म से सीख अंदाजा, चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर। एक रूल और है, स्ट्रेटेजी है अंडर नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 में जो आई थी, वो भी एक पॉलिसी है, क्रिएटिंग इट सिक्योर, आपको साइबर इकोसिस्टम मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की CCERT आपकी CERT है, नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। अब ये किसके अंदर आता है, ये आप मुझे बताना है किसके अंदर आता है आपका, ये आप मुझे बताना। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है आपका। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिल्ली में लोकेटेड है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। बेस इसका न्यू दिल्ली में क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होती है ना क्रिटिकल वाली, जो मैंने बताया कि सेव करके रखनी होती है अलग से वो, तो उसको रोकने के लिए, उसको हैक ना हो, उसको रोकने के लिए ये डेवलप किया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक साइबर अटैक के बारे में ना ओवरव्यू आपको दे दिया है, क्या होते हैं आपके साइबर अटैक। मैं इसमें पहले पढ़ा देता हूँ और कुछ बचाया गया।
इंटेक्स हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। अब बचा है इसमें सबसे बड़ा इश्यू बचा है इसमें एनआरसी और एनपीआर। एनआरसी क्या है कि जो इलीगल माइग्रेंट है ना, मतलब इधर उधर से आके बस गए हैं, जैसे आपके असम में बांग्लादेशी आके बस गए, तो उनके लिए रोकने के लिए एनआरसी किया जाता है। उनको रोकने के लिए एनआरसी किया गया कि नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन, कौन कौन वहाँ के हैं। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल है, और सेंसेक्स कमीशन है इंडिया की। अभी किसके अंदर आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के आते हैं, आप मुझे बताना किसके अंदर आते हैं ये, ठीक है ना। तो नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन क्या है कि ये 1951 में मतलब कि पहली बार में रजिस्ट्री प्रिपेयर की गई थी आफ्टर द कंडक्ट बाय द सेंसस 1950। उसके बाद प्रिपेयर की गई थी कितने आदमी इंडिया में है, क्योंकि देखना था ईच विलेज में जाके की गई थी, हाउसिंग होल्डिंग सीरियल अकॉर्डिंग सब चीज़ से की गई थी। तो 1951 में की गई थी, तभी ये पब्लिश की गई थी पहली बार, मतलब कि वंस पब्लिश 1951 में की गई थी, ठीक है चलो। अब इसमें क्या आता है, न्यूज़ में क्या है, मतलब कि ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ आ जाते हैं, ये रहा 1951 में की गई थी। अब आसाम में की गई उसके बाद। अब इसमें क्या किया गया कि 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, मतलब बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान से आपका बांग्लादेश बना था। तो ये क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो वार चल रही थी वहाँ से इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ रहे थे। अब उन्हीं को चेक करने के लिए आसाम में आसपास के एरिया में तो ये एनआरसी कंडक्ट की गई थी, ठीक है ना। तो 6 ईयर अलॉन्ग द असम मूवमेंट जो चला था, मतलब कि 1979 में 85 में, मतलब कि लीड इस चीज़ इलीगल माइग्रेंट को डिपोर्टिंग करने के लिए वो भी चलाया गया था, ठीक है ना। ऑल असम स्टूडेंट एएसयू ने भी मूवमेंट चलाया था कि बोला था कि डिपोर्टेशन करो जो इलीगल माइग्रेंट आया असम में आफ्टर 1951 के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कराती है, एनआरसी कराती है। असम अकॉर्ड भी हुआ था, साइनिंग है, असम अकॉर्ड भी साइन हुआ था कि इलीगल माइग्रेंट नहीं आएंगे। इसमें क्या था कि मार्च 25 71 एक कट ऑफ डेट साइन की गई थी, उसके बाद जो माइग्रेंट इंडिया में आए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ऐसी असम अकॉर्ड में बात की गई थी। कट ऑफ द डेट ऑफ प्रिस्क्राइब। अभी असम अकॉर्ड क्या है, वो अगेंस्ट हो रहा है ना सीएए के। आप क्या कर रहे हो, असम अकॉर्ड है उसके बाद वाले नहीं रखोगे। और आप एक तरफ सीएए में क्या बोल रहे हो, जो 2016 31 दिसंबर 2016 से पहले आ गए इंडिया में और रजिस्ट्रेशन का रखा है उन्होंने, 5 साल में यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें हम क्या सिटीजनशिप दे देंगे। अब असम अकॉर्ड क्या बोलता है, हम सिटीजनशिप नहीं देंगे जो आपके इस डेट के पहले वाले आए हैं, मतलब बाद में आए हैं। तो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है दोनों में। फिर क्या है कि यही सब चीज़ बात की कि 19 जुलाई ये सब क्या है, सिटीजनशिप एक्ट आया था, ऐसे बना था। हम क्या आर्टिकल 5 to 6 क्या बोलता है, ये आप खुद पढ़ लेना आपका, ठीक है। मेड सर एप्लीकेबल 2015 या 14 है सर वो, कौन सा सर जो 2016 से पहले आए हैं, 2014 से पहले आए हैं सर, जो 2000 रजिस्टर्ड हो। 2016 है आई थिंक सो, आई हैव टू चेक। अच्छा सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था सर। मैं आपको देख देता हूँ, ठीक है सर। क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहिए ना कुछ भी है। 2016 कट ऑफ डेट है उसकी, मेरे को इतना पता है थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं। ये चेंज करेगा 55 में, 1955 वाला है, उसमें क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन वायलेशन लार्ज स्केल ऑफ फार्मर सीए, ठीक है ना। मूवमेंट है 2003 सिटीजनशिप में चेंज लाया जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ये बोल रहे हैं, लीगल माइग्रेंट रिफ्यूजी 67 एक्टिविस्ट भारतीय, क्या क्या लिखता है विकीपीडिया यार। 2014 ही है शायद यार। अभी देखते हैं यार, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर इतना बताओ ये हमको, 2014 भाई, 2014 है। सिक्किम हिंदुज़म, हिंदू सिक्की बुद्धिस्ट जैनिस पारसी और क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर इंडिया बिफोर 2014, हाँ 2014 ही है। थैंक यू सर। ओके ओके। तो ये हो गई उनकी जो डेट है, उनकी उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि असम अकॉर्ड तो बोल रहा है बाहर निकालने की बात और तुम बोल रहे हो अंदर लाने की बात। तो वो असम अकॉर्ड, असम में दंगे भी हुए थे, आपने देखे थे जब ये बात सीए की बात हुई थी, नॉर्थ ईस्ट में कितना हंगामा होता है इधर उधर। फिर उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं करेंगे, जहाँ पे इनर लाइन परमिट आपका आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका, फिर उसके बाद नागालैंड में, और उसके बाद मिज़ोरम में, फिर मणिपुर में भी आ गया है। तो इनमें हम लागू नहीं करेंगे इनर लाइन परमिट में, फिर असम अकॉर्ड में, तो कुछ अलग अलग उनके लिए डिफरेंट बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि मतलब इन कमीशन ने इन सारे ऐसे सुने, ऑर्गेनाइजेशन ने पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि लिमिट डिमांड की, ऑर्गेनाइजेशन ने सब चीज़ें होगी। 2014 में डिवीजन बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट ऑर्डर द एनआरसी अपडेट फॉर टाइम बाउंड मैनर, तो एक तरह से टाइम बाउंड मैनर में कर दिया। फिर एनआरसी 1951, इलेक्ट्रोल रोल 1971 अप टू मिडनाइट 24 मार्च एक डेट तय की गई और एनआरसी लागू कर दी गई। टुगेदर इन्हें क्या बोलते हैं,
एनआरसी 1951 और इलेक्टोरल रोल 1971। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका लीगेसी डाटा। एक लीगेसी डाटा होगा ना उनके पास, एनआरसी में जो नाम होंगे 51 वाली में, इलेक्टोरल में जो नाम होंगे 1971 में, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कौन कौन आदमी थे, कौन कौन बाहर से आया, तो उसे लीगेसी डाटा बोला गया। ये भी थोड़ा याद रखना। इम्पैक्ट क्या होगा? इलीगल माइग्रेंट जो है आसाम में, वो क्या होगा, कंट्री में जनरल बाहर हो जाएंगे आपके पॉलिसी मेजर के लिए। अब पता लग जाएगा ना इतने आदमी इतने एरिया में रहते हैं, इतने लाख आदमी हैं आसाम में, तो आप पॉलिसी बनाओगे, उसके लिए होता है ना। क्यों कराते हैं सेंसस? कि हमें पता लग जाए कि कितने आदमी कैसे, गरीब रेखा से कौन ऊपर नीचे, ये वो सब। तो इसलिए फिर आपको क्या होगा, जो इलीगल जो आए हैं बांग्लादेश से, मतलब एक्सपेक्टेड टू फ्यूचर माइग्रेंट ना आए बांग्लादेश से, तो ऐसे एक्सपेक्टेड किया जाएगा। तो इसलिए होती है एनआरसी आपकी। अभी क्या हो गया, आसाम में हुई है, शायद पूरे इंडिया में हो, आगे चल के बात की गई है। अब होती है नेशनल आपका पॉपुलेशन रजिस्ट्री। ये क्या होता है कि सेंसेक्स में की जाने वाली थी, अलॉन्ग विद 2021 सेंसेक्स में की जानी थी, उसके साथ में ही एनपीआर किया जाना था। अभी क्या हो गया, सेंसेक्स ही पीछे हट गए ड्यू टू कोविड से। अभी बाद में हो, अगले साल की बात होगी, सेंसेक्स स्टार्ट होगा। सही है, आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये कंडक्ट इसे कराएंगे। ओनली आसाम विल नॉट इंक्लूडेड। क्यों? आपको पता ही है, वहाँ पे पहले से हम कुछ कर चुके हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री डेफिनेशन क्या है? यूजली रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यूजली रेसिडेंट ऑफ द कंट्री लिस्ट होगी एक यूजली। अब इसमें क्या होगा, 6 महीने से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, या मैं 6 महीने, हु विल बी रेसिडेंट इन लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और अगले 6 महीने फिर रहने वाला हूँ। ठीक है ना, जैसे मैं आज आया था, अगले 6 महीने मुझे यहीं रहना है। इंटेंडेड टू स्टे अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, तो उनका एक डाटा हुआ इसके अंदर एनपीआर का, कहाँ पे रह रहे हैं। और लीगल प्रोविजन कहाँ से, मतलब बैकअप कहाँ से मिला? सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, सिटीजनशिप एक्ट 2003 से इसे बैकअप मिल रहा है कि इससे हम कर सकते हैं। मैंडेटरी क्या है कि यूजली रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू रजिस्टर्ड इन द एनपीआर। आपको मैंडेटरी, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इसके अंदर। और ये पहली बार कब कंडक्ट की थी? 2010 में कंडक्ट की गई थी सेंसेक्स। उस टाइम पे कुछ ऐसे ही बस गिन के चले गए। 2015 में फर्दर अपडेट किया गया था, कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे। 2015 में डोर टू फिर अपडेट किया गया था। हाउ एवर, विद द यूज ऑफ आधार एंड द की व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट, जैसे होते हैं ना डीबीटी मिलते हैं, फॉर लास्ट फ्यू ईयर एनपीआर टेकिंग ए बैक सीट, मतलब उनके लिए एक बैक सीट प्रोवाइड करेगा, हैड टेकन ए बैक सीट, कि किसको कितना देना है, क्या देना है। स्कोप क्या होंगे एक्साइज कंडक्ट करने की? लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे होगी। ये डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक डाटा ये कलेक्ट करेंगे बोथ। बायोमेट्रिक डाटा भी कलेक्ट करेंगे, वो टैब लेके आएंगे आपके घर कलेक्ट करने के लिए, लगाओ जी अंगूठा, हाँ जी किसका नाम है। तो बायोमेट्रिक डाटा अपडेट थ्रू द आधार डिटेल से अपडेट होगा अंगूठा लगने पर आपके। 2010 में एक्सरसाइज की गई थी। और ये आरजी हैज़ कलेक्ट ओनली द डेमोग्राफिक डिटेल। डेमोग्राफिक डिटेल ली थी, कितने आदमी पूछ के चले गए, बायोमेट्रिक नहीं थी। अब बायोमेट्रिक लेने की बात की गई है। इन 2015 अपडेट किया गया था इसे, मोबाइल और आधार, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, मतलब कि कार्ड नंबर ऑफ रेसिडेंट, इससे अपडेट किया गया था इसे। फोर 2020 में एक्साइज ड्रॉप द राशन कार्ड नंबर, ड्रॉप द राशन कार्ड नंबर, बट एड, राशन कार्ड नंबर को ड्रॉप करने के बाद अदर कैटेगरी को इसमें ऐड कर दिया गया। 2020 में कंडक्ट कराने की जब बात की जा रही थी, तो अदर कैटेगरी को ऐड करने की इसमें बात की गई थी। तो ये आपकी होगी आपकी एनपीआर। एक मिनट रुक जाओ। तो ये इसमें बात की गई थी। एडवांटेज क्या है कि स्ट्रीमलाइन डाटा हो जाएगा, रेसिडेंट वही सारी चीज़, बेनिफिट, पॉलिसी बेनिफिट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब पता होगा कितने आदमी कहाँ रहते हैं, पॉलिसी बेनिफिट मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जो बेनिफिशियरी देती है बेटर वे में हो जाएगी। वन आइडेंटिटी वन कार्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। वन आइडेंटिटी वन कार्ड हो जाएगा आपके पास, सब चीज़ में लिंक हो जाएंगी, पासपोर्ट, आपको वोटर आईडी। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स है इसके साथ, नो क्लियरिटी मैकेनिज्म नहीं है कैसे आप लोगे, तो प्राइवेसी कंसर्न्स है। फिर एनपीआर और आपका एनआरसी में क्या है, अनलाइक टू एनआरसी, एनपीआर इज नॉट, मतलब कि ठीक है ना, सिटीजनशिप इम्यूलेटेड ड्राइव एंड इट वुड बी रिकॉर्डेड इवन फॉरेन स्टे। अगर इसमें क्या हो रहा है, एनआरसी में क्या हो रहा था, कोई फॉरेन नहीं ले रहे थे हम, पर एनआरपी में हम कंक्लूड करेंगे अगर कोई विदेशी भी रह रहा है ना 6 महीने से, या 6 महीने रहने वाला है, उसे भी इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर। ये ऐसा बोल रहे हैं, वो भी इंक्लूड इसके अंदर किया जाएगा। तो ये होगी हमारी सारी पहले पेज की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, ये पहले पेज की होगी। अब ये
ये होने लगा हैंग। तो ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी, एनपीआर से सारी रिलेटेड न्यूज़ थी। एक मिनट रुक जाओ। हमें और क्या पढ़ना है इसमें? हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एनआरसी असम पढ़ लिया हमने, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पढ़ ली, फिर स्कोप चेक कर लिया हमने, क्या क्या कंसर्न है एनआरसी, बीच में डिफरेंस क्या है। पहला तो मैंने आपको बता दिया फॉरेन भी इंक्लूड होंगे विद द गवर्नमेंट। एनआरसी वुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, एनआरसी जो अक्रॉस द कंट्री। एनपीआर हैज़ राइज द एनेक्शन अराउंड द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इन द कंट्री। इनका आइडिया लेने कितने हैं? एनआरसी असम में एक्सक्लूडिंग 19 लाख इतने बाहर हो गए हैं। जो एनआरसी है कंट्री वाइड वुड ओनली हैपन ऑन द बेसिस ऑफ अनकमिंग एनआरपी। एनआरपी का डाटा होगा उसके बेस पे एनआरसी की जाएगी। तो ऐसा सुनने में बात आ रही है। जैकब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो हमारा आज का ये पूरा हो गया है। फिर मैं आता हूँ हिंदू पे, कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ जो बची हैं हिंदू में। ये चर्च है, ये एनएचआई ने नेशनल हाईवे 66 बनाना है। ये आपकी इस कहाँ से जाता है? मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है NH 66। तो एक चर्च उसके बीच में आ रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना लोकेशन चेंज कर दिया है कि हम यहाँ से चर्च को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एंशियंट मतलब कि ऑर्थोडॉक्सी है चर्च की, मतलब बहुत पुराना चर्च है। बिल्ड होता है 1800 मतलब 1050 में AD में बना था। तो इसकी ऑर्थोडॉक्सी, हम चर्च को कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये सारी न्यूज़ है, और कोई न्यूज़ नहीं है इससे रिलेटेड, मैंने इसमें ऐड कर देता होती तो। और कंप्यूटर भी है, ज़रूरत मान रहा है 24 घंटे चलता है, वैसे बंद ही नहीं करता। वॉइस आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है सर। हाँ, अभी हो गया है। सर साइबर हमला तो नहीं हो गया सर? हो गया होगा साइबर हमला में, क्या हो सकता है? हमारे में क्या लेके जाओगे भाई? लेके जाना, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं। दा हिंदू ले जाएगा ठीक चाइना है, वाले चलो से। फिर मैं यहीं रोकता हूँ, बेचारा भी हैंग मारने लगा है। ओके, और कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसे ही छोटी छोटी न्यूज़ है, छोटी छोटी न्यूज़ सीधा आपको बताता मैं। और कोई वैसी न्यूज़ नहीं आई है इसमें डन अभी। भाई, थैंक्स। हाँ, मैं आपको बता थैंक यू देता सर। हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर खोल के और बता देता हूँ। लोग यहाँ से नहीं खुलेगा तो हम कहीं और से खोल लेंगे। हाँ, एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया न्यूज़पेपर ये रहा। हम भी इनके चालू देता है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से खुल जाएगा। तो इस पेपर में कोई न्यूज़ नहीं है, इस वाले में मैं आपको कुछ न्यूज़ नहीं है। फिर कोवैक्सीन लगवा लिया, इसमें यही न्यूज़ थी। फिर ये एंशिएंट चर्च मैंने बता दिया है। NH 66 बता दिया मैंने, मुंबई से कन्याकुमारी जाता है, NH 66 बता दिया मैंने आपको। फिर ये चाइनीज़ का जो अभी क्या हुआ, चाइनीज़ में टारगेट पावरफुल सिस्टम पोर्टेड US फॉर्म, ये वही साइबर अटैक जो हुआ है, ये सब चीज़ चाइना भी दूसरा हथकंडा अपना रहा है अपना। और बेल मिल गई अनुदीप को, इसमें कुछ नहीं है। इस वाले पेज में क्या है, मेक इन इंडिया पॉलिसी। अब कॉमोडिटी मतलब जो आपके कोमोर्बिडिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। 45 साल वाले से ऊपर को, 60 साल वाले सबको फ्री दी जाएगी। ये वाली न्यूज़ थी इसमें। इसमें क्या है कि अपना कि सुकोई वाला हो गया, ये इशू गलवान वाला का आपका कमिटमेंट हो गया, जो चेंज अंडर द न्यू लॉ, अंदर गलवान का कमेंट जो हुआ है। तो बस यही सारी न्यूज़ है, उसमें और कोई न्यूज़ आई नहीं है। फिर US कीप हार्ड लाइन फॉर चाइना ट्रेड, जो उनके बीच हार्ड लाइन रखेगा US, ऐसे ही चलेगा, स्टिक एक्शन लेता हुआ चलेगा आपका चाइना के ऊपर। ये हार्ड लाइन रखेगा जो चलती आ रही है। और कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। मैं PMI पढ़ाने वाला था आपको, PMI इसमें आया होगा, इनपुट कॉस्ट। PMI मैंने बता भी रखा है आपको। प्रोडक्शन मैंने बताया था आपको, ये वाला PMI क्या होता है, परचेज मैनेजिंग इंडेक्स होता है, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स होता है। तो माइल्ड ईजिंग करने की बात की तो PMI कभी और मैं बता दूंगा। इसमें और कोई न्यूज़ नहीं आई है, रिलेटेड टू कोई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ। थैंक्स।